अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि 2024 के आम इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठने कब बंद होंगे। नाज़रीन, पिलडाट ने 2024 के इंतखाबात पर अपनी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया इंतखाबात गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में कम शफाफ थे। 2013 के इंतखाबात में शफाफियत का स्कोर 57% था, जो 2018 में 5% कम होकर 52% और अब 3% मजीद कम होकर 49% पर आ गया है। 2002 के इंतखाबात में पिलडाट के मुताबिक शफाफियत का यही स्कोर 37% था, अगरचे वो इंतखाबात एक फौजी आमिर ने करवाए थे। 2002 के इंतखाबात के कुछ अरसा बाद मेजर जनरल रिटायर्ड एहतशाम ज़मीर ने एतराफ़ किया था कि उन्होंने 2002 के इलेक्शन में परवेज मुशर्रफ के हुक्म पर बड़े पैमाने पर धांधली की ताकि मुस्लिम लीग ख़ाफ की कामयाबी को मुमकिन बनाया जा सके। 2013 के इंतखाबात को जमहूरी तसलसल की कामयाबी करार दिया गया क्योंकि इक़्तिदार एक सिविलियन हुकूमत से दूसरी सिविलियन हुकूमत को मुंतकिल हुआ। इस इलेक्शन में शफाफियत का स्कोर 57% रहा, लेकिन इन इंतखाबात में हारने वाली जमात तहरीक इंसाफ ने 35 पंक्चर के इल्जामात लगाते हुए 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया और 126 दिन का धरना दिया। अगर पिलडाट की इस रिपोर्ट को तहरीक इंसाफ दुरुस्त मानती है तो 2018 के इंतखाबात में शफाफियत का स्कोर 5% कम रहा। उस वक्त की अपोजिशन ने वजीर आजम को सिलेक्टेड कहा, पार्लियामेंट में एहतजाज भी किया, लेकिन सूरत हाल को उस नहज पे नहीं लेकर गए जिस पर तहरीक इंसाफ 2013 के इंतखाबात के बाद ले गई थी। नाज़रीन, पिछले कई बरसों से सियासी जमातें पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर काफ़ी कानून साजी कर चुकी है और उम्मीद की जा रही थी कि 2024 के इंतखाबात में काफ़ी बेहतरी देखने में आएगी, लेकिन शफाफियत का स्कोर 2018 की निस्बत 3% कमी के साथ 49% हो गया। उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे तवील निगरान हुकूमत भी इंतखाबी अमल में शफाफियत लाएगी, मगर इंतखाबात से पहले ही मुस्लिम लीग नून के अलावा तमाम सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करती रहीं। तहरीक इंसाफ को मुसलसल क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा और वो इलेक्शन से पहले कोई बड़ा जलसा न कर सकी। ब्यूरोक्रेसी की तरफ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के खिलाफ मुसलसल 3 MPO का इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ के बाद उम्मीदवार जब कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आते तो उनको वहां से सादा कपड़ों में मलबूस कुछ एहलकार उठाकर ले जाते। तहरीक इंसाफ रैली का ऐलान करती तो दफा 144 का नफाज कर दिया जाता, लेकिन दूसरी जमातों को रैलियों और जलसों की खुली इजाजत थी। इलेक्शन के दिन भी इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी गई। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ का वोटर बाहर निकला और उसने सारा खेल बदल कर रख दिया। पोलिंग के अमल पर तो सियासी जमातों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार नहीं किया गया, लेकिन बाद के सारे अमल पर शदीद एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ जो आज भी जारी है। नाज़रीन, एक तरफ इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को सियासी जमातें तनकीद का निशाना बना रही हैं, तो दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ अलमारूफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले नए अरकान असेंबली को हलफ उठाने से रोकते हुए हिदायत की कि स्पीकर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाली खवातीन और अक़लियती मेंबरान से कल तक हलफ ना लें। अगर अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का हुक्म मुअत्तल कर दिया तो यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ी नाकामी होगी। नाज़रीन, पिलडाट की रिपोर्ट और पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म इम्तनाई से पैदा होने वाली सूरत हाल पर हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, कहा जाता था कि इंतखाबात मुसलसल होते रहें तो इंतखाबी अमल में शफाफियत आती है। पिलडाट की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया इंतखाबात पिछले इलेक्शन की निस्बत कम शफाफ थे। इंतखाबी अमल का तसलसल भी हमारे यहाँ इंतखाबात को शफाफ बनाने में नाकाम क्यों रहा। सवाल नंबर 2, पूरी दुनिया में इंतखाबी अमल में बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 2018 में RTS नहीं चला और अब EMS नहीं चला। इन सिस्टम्स के ना चलने की तहकीकात की जाएंगी या अगले इंतखाबात में एक नया तजुर्बा किया जाएगा। सवाल नंबर 3, 2024 के इंतखाबात में 48 अरब रुपए खर्च हुए और एक वोटर पर 375 रुपए, फिर भी ये हालिया तारीख के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात साबित हुए। इसका कौन जिम्मेदार है। सवाल नंबर 4, 2013 के इंतखाबात को पीपल्स पार्टी ने ROs का इलेक्शन कहा, 2018 के इंतखाबात को मुस्लिम लीग नून ने जाली कहा और अब 2024 के इंतखाबात को तहरीक इंसाफ समेत बहुत सी जमातें धांधली ज़दा करार दे रही हैं। ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा। सवाल नंबर 5, कवानीन भी मौजूद हैं और इंतखाबी इस्लाहात भी हो चुकी हैं, उन कवानीन पर अमल दरामद नहीं होता या फिर हमारे सियासतदानों में अपनी शिकस्त तस्लीम करने की इखलाकी जुर्रत ही मौजूद नहीं। सवाल नंबर 6, पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर खवातीन और अक़लियती अरकान को हलफ उठाने से रोक दिया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिल सकता है। सवाल नंबर 7,
पेशावर हाईकोर्ट ने बल्ले का इंतखाबी निशान भी बहाल कर दिया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। क्या मखसूस नशिस्तों का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ही हल होगा? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले पिलडाट की रिपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। मुख्तलिफ सवालात मैंने आपके सामने रखे। पिलडाट की रिपोर्ट ये कहती है कि 2024 के इलेक्शन 2018 के इलेक्शन से भी खराब थे और 2018 के इलेक्शन 2013 के इलेक्शन से भी ज़्यादा खराब थे। तो जब इलेक्शंस इतने खराब हो रहे हैं तो फिर मुल्क क्या इन खराब इलेक्शंस की बदौलत ठीक होना शुरू हो सकता है या नहीं? इस पर मजीद बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके वकील और उनके रहनुमा अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सर, ये पिलडाट की रिपोर्ट देखी आपने, ये क्या कह रही है इलेक्शंस के बारे में? मैंने बिल्कुल देखी है। मैंने इसके अलावा इप्सॉस की रिपोर्ट भी देखी है और बाकी भी सर्वेज आए हैं। मंसूर साहब, बात ये है कि देखिए, इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन डे मैं देखें एज ए कंटेस्टिंग कैंडिडेट आपको बताऊं, मैं तकरीबन कुछ नहीं तो 150 पोलिंग स्टेशन पे खुद गया। मुझे कहीं कोई लड़ाई झगड़ा पूरे हल्के में कहीं हुआ हो, अच्छा, कहीं पे खुदा ना खास्ता कोई कत्लो गारत हुई हो, कोई खून खराबा हुआ हो, कोई लोग गुत्थम गुत्था भी हुए हो, कहीं ये सूरत हाल नहीं थी। पहली चीज, किसी पोलिंग स्टेशन के अंदर होता है ना, पोलिंग रुक जाती है, पोलिंग एजेंट्स की लड़ाई हो जाती है, बाहर कैंपों पे लड़ाई हो जाती है। बिल्कुल ऐसा मामला मेरे हल्के में NA 127 में 18 यूनियन काउंसिल्स हैं और 2 कंटोनमेंट के वार्ड्स हैं। मुझे कहीं अमन खराब होता नजर नहीं आया, पहली चीज। दूसरी चीज, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, मैं जहां जहां गया हूं, मुझे बड़ी अच्छे तरीके से अपना काम, कईयों ने मेरे साथ भी, उनका रवैया बड़ा सख्त था और मैंने देखा कि वो लग ये रहा था कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हैं। उनका राइट है, वो किसी को मिले ना मिले और मतलब उन जो मर्जी रवैया रखें, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनको हम कह कुछ नहीं सकते। तो देखिए, मैं तो इलेक्शन के हवाले से ये ऑन ग्राउंड फिर के, फील्ड में फिर के, ये मेरा मुशाहिदा है। और इप्सॉस का भी आप सर्वे देख लें, वो भी एक कहानी बताता है पूरी। तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे कोई ऐसे खुदा ना खास्ता खतरनाक सवालात हैं जो हल ना हो सकें। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बन चुके हैं, हाई कोर्ट के लेवल के जजेस की वो ट्राइब्यूनल बने हैं, तो जिस चीज को ग्रीवेंस है वो जरूर जाए और उन ट्राइब्यूनल्स में सबूत और शवाहिद पेश करें और दाद रसी वहां होगी। देखिए, ये पुराना किस्सा है, 2013 में 35 पंचर कहा गया, उसके बाद हल्के खुलवाए गए, नतीजा वही निकला कि मुस्लिम लीग नून की वो 4 सीटें वापस आई, हम जीत के वापस आ गए। आज सादिक साहब जीते, आपको याद होगा, वो दोबारा स्पीकर बने और उस वक्त भी एक शोर शराबा किया गया। अब टाइम है कि मईशत को चलने दें, मुल्क को चलने दें। ये जो कियास, अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन है, इसको खत्म किया जाए और जिस जिसको ग्रीवेंस है वो जाके ट्राइब्यूनल्स के पास अपना केस पेश करे। एक इशू बना के पूरे सिस्टम को जो डीरेल करने की कोशिश की जा रही है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से, ये मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल। अजहर सिद्दीक साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी सर, वो कह रहे हैं सब अमन शांति था, उन्होंने खुद पोलिंग स्टेशन में विजिट किए हैं, सब ठीक था, कोई ऐसी बात नहीं थी, बल्कि कोई कत्ल गारत नहीं हुई, कोई खून नहीं बहा, कुछ भी नहीं हुआ सर, सब ठीक था। अच्छा, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो कत्लो गारत होता था उसकी वजह क्या है? तो फिर ये क्यों नहीं हुआ? अगर मैं इनके इन बातों को ले लूँ तो ये तो चीज़ साबित कर रहा है कि अगर कोई चाहे इलेक्शंस कत्लो गारत होने से बचाया जा सकता है तो वो बचाया जा सकता है। ये बड़ी क्लैरिटी आ गई। उससे पहले कम कत्लो गारत हुआ है। उससे पहले मैं कितनी तादाद आपको बताऊँ कि प्री पोल रिगिंग के अंदर 90 रोज़ के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट प्रेस कॉन्फ्रेंसें, मीडिया टॉक्स, लोगों को उठा कर ले जाना, 3 MPO और वहाँ क्या क्या कुछ नहीं था। ये तो तारीख में मैंने पहले नहीं देखा। और यकीनन इसमें कोई वफादारियाँ तब्दील होती रही हैं। कोई हेलीकॉप्टर का भी कहता रहे, वो आजकल हेलीकॉप्टर इधर खड़ा हुआ था, अगर चलें कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ कहा जा रहा था ATM का, तो हमने वो सारा देख लिया। लेकिन इस दफ़ा एक यूनिक काम है, ये यूनिक काम पहले नहीं हुआ। फॉर्म 45 वाला काम इससे पहले नहीं हुआ। अच्छा, या तो हो ना सामने है। और अब ब्लंडर देखें अब क्या है इलेक्शन कमीशन का, यानी इतनी धांधली करने के बाद। और वो डाउट क्या है, यानी मैं खुद NA 158 का ताहिर इकबाल
तमीना दौलताना के मुकाबले में मेरे पास सबूत है उस बात। मैं PP 35 का बता सकता हूँ कि किस तरह कैंडिडेट को उठा के झूठे पर्चे करा के कहा गया कि रिटायर हो जाए, मैं सबूतों के साथ ऐसे बात ही मैं करूँगा। यानी अब जो बात समझने वाली है वो समझने वाली ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमने भी इलेक्शन कराया हाईकोर्ट बार के, 5 मिनट लगे थे रिजल्ट आने में, कोई डाउट नहीं। यानी हम मैं जद्दोजहद करता रहा EVM के लिए, इंटरनेट बैंक, यानी ये इसीलिए तो करते नहीं। सर वो कह रहे हैं आप जो मर्जी कहते रहे, हाईकोर्ट के जजेस के ट्रिब्यूनल बन गए, ट्रिब्यूनल में चले जाएं, जाके बता दें वहां पे। ट्रिब्यूनल का मामला तो बाद की बात ही है ना। अभी तो पोस्ट पोल वाला जो इलेक्शन है, फॉर्म 45 अपलोड कर रहे हैं, वहां तक आना है, ये तो उसके बाद की स्टेज है ना। अब उस स्टेज में इलेक्शन कमीशन के सामने गए हैं, बड़ी बातें हुई जनाब को, भाई वो खैबर पख्तूनख्वा में आप जीत गए, भाई किसने रोका था? जाए आप भी वहां पर फॉर्म 45 चैलेंज करें, रोका किसी ने? अच्छा, मैं इस पे ये वैसे ताड़ साहब, ये जो फॉर्म 45 कल अपलोड हुए सर, उसके बाद तो ये कंट्रोवर्सी और भी बढ़ गई है। इतनी मिस्टेक्स हैं उसके अंदर, इतना उसके अंदर जो है वो करेक्शंस की हुई हैं, ओवर राइटिंग की हुई है, ये तो सर और भी ज्यादा डाउटफुल हो जाता है इसकी वजह से। नहीं, मैं देखें, अगर किसी को फॉर्म 45 पे डाउट है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल मेरा पोलिंग स्टेशन नंबर 187 का फॉर्म 45 है, अब प्रिजाइडिंग अफसर ने अगर गलती से कोई एक डिजिट गलत लिखा, उसको काटा, फिर उसको ठीक किया, फॉर्म 45 की एक कॉपी मुहैया की जाती है पोलिंग एजेंट्स को। जी, ये लाहौर, मैं हैरान हूं, मतलब अजहर सदीक साहब लाहौर हाईकोर्ट बार के इलेक्शन से जनरल इलेक्शन को कंपेयर कर रहे हैं। वो एक कंफाइंड प्रेमिसेस में पूरा एक इलेक्शन होता है, पूरे वकला वहीं पे आते हैं, वो हर जिले में नहीं हो रहा होता, और उसके अंदर एक अलग प्रोसेस है उसका। ये तो पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन था। बहरहाल वो कंपैरिजन उन्होंने एक बड़ा अजीब सा ड्रॉ किया, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, उसके अंदर आपका पोलिंग एजेंट अगर वहां पे एतराज उसने किया और उसने कहा कि ये फॉर्म 45 गलत है, क्या उसने कोई दरखास्त जमा कराई उस वक्त प्रिजाइडिंग अफसर को? अगर नहीं कराई तो क्या रिटर्निंग अफसर को उस रात दरखास्त जमा कराई और कहा कि जी फलां पोलिंग स्टेशन नंबर 187 का फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर जिसका नाम ये है, जिसका ओहदा ये है, उसने ठीक जमा नहीं कराया? मंसूर साहब देखिए, एक प्रोसेस है इस मुल्क के अंदर, हर जगह फॉर्म 45 कह देना ये काफी नहीं है। आपको बताना होगा। और देखिए, ये गलती फॉर्म 45 फिल करते हुए होती है, अक्सर होती है, कोई ना कोई गलती होती है, उसको ठीक भी करते हैं। लेकिन ताड़ साहब, मगर ये काम पोलिंग एजेंट का है। ताड़ साहब, ये यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि आपके पास कोई ऐसा फॉर्म 45 है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर जो हैं किसी गलती की वजह से बढ़ गए हों? जी बिल्कुल। देखिए, एक जगह मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक फॉर्म 45 की आपको मिसाल देता हूं। जी जी। प्रिजाइडिंग अफसर ने 45 वोट्स लिखा, 45 वोट्स। अच्छा जी। वो ठीक नहीं लिखा गया तो उसने उसके आगे 45 वोट्स लिख दिया। अब वो 4545 लिखा हुआ है। आम बंदा अगर पढ़े तो लगता है कि ये 4545 है। अच्छा। जबकि ऐसा नहीं है, वो 45 वोट्स थे, वो ओवर राइटिंग हुई है। अच्छा। तो देखिए, बात ये है, कई जगह पे मेरे वोट कम है, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के वोट ज्यादा, ये गलतियां हुई हैं और वो सिर्फ एक एरर कह लें। बात ये है कि उसका एक प्रोसेस है लॉ के अंदर। अच्छा। आपने उसको फौरी चैलेंज करना है। आपने रिटर्निंग अफसर को रीकाउंटिंग की दरख्वास्त, हम माजी में बाई इलेक्शन में करते रहे हैं, तो आपके पोलिंग एजेंट सो रहे थे, आपके पोलिंग एजेंट इनएक्टिव थे, क्या इन्होंने इतना शोर मचाया हमारे पोलिंग एजेंट खड़े नहीं होने दिए जाएंगे, हमारे पोलिंग कैंप नहीं लगेंगे? हाँ। मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे NA के हल्के में 337 पोलिंग स्टेशन थे, कहीं तहरीक इंसाफ का किसी ने पोलिंग कैंप ना लगने दिया हो, ठीक, कहीं किसी ने तहरीक इंसाफ का पोलिंग एजेंट ना बैठने दिया हो, हाँ, कहीं पे कोई बल्ले का या जो भी निशान था, कोई तहरीक इंसाफ का स्टिकर लगा के अगर आया तो उसको रोका गया हो। मंसूर साहब, 2018 में हम जिस कर्ब से गुजरे हैं ना, हम शेर का निशान लगा के जाते थे तो हमें बाहर निकाल दिया जाता था। अच्छा। हमारे पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए जाते थे। ये इधर फॉर्म 45 की बात करते हैं, हमारे डबल स्टैंपें लगा के हमारे कम से कम 60 उम्मीदवारों को हराया गया है। इधर तो फिर भी एक शफाफ प्रोसेस था जो आपके लोगों ने चैलेंज नहीं किया और उस वक्त कानून के मुताबिक एक्ट अपॉन नहीं किया, तो अब रोने का क्या फायदा? आपको तो उस रात वो एक्शन लेना चाहिए था ना। आपको तो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर धरने देने चाहिए थे। आपको प्रिजाइडिंग अफसर को जवाब चाहिए थी, अपने पोलिंग एजेंट को मैनेज करना चाहिए था। मैं ताड़ साहब इसका क्यों नहीं किया सर आप लोगों ने? उस वक्त करते ना, याददाश्त कमजोर है शायद ना, पता नहीं है। इस वक्त कोई 200 से ज्यादा कंप्लेंटें गई हुई हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। अच्छा। ये और आपको याद है कई कैंडिडेट ऐसे थे जिनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया,
जब वोट काउंट हो रहे थे, तकरीबन इससे इतनी के करीब दरखास्तें हैं जो काउंटिंग रीकाउंटिंग के ऊपर और इन सब एतराज़ात के ऊपर 2 घंटे तक तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ट्रेंड चल रहा था जीतने का, और हर एक ने देखा। फिर उसके बाद आपको पता है अपना इलेक्ट्रॉनिक जो आप सॉरी ये ईएमएस सिस्टम, उस वक्त देखिए ना, ये फर्क बता दूं आपको कि 2018 में आरटीएस बैठा था इमरान खान को हराने के लिए ताकि वो मेजॉरिटी सीटें ना ले सके। अच्छा, ये आरटीएस इसलिए बैठा था? जी, इसलिए बिठाया था। लोग ये कहते हैं भाई मेरी एक बात सुनिएगा। नहीं, मैं देखिए आराम से सुन लें फिर जवाब दे दीजिएगा, उन्हें कोई अर्ज नहीं है। यानी क्या हुआ, इन्होंने कोई चैलेंज किया उस वक्त? इनके कितनी पिटीशनें गई इलेक्शन कमीशन के दौरान, किस तरह की, ये रिकॉर्ड उठाकर देख ले। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि यहां पर बाकायदा शिकायत, मैं खुद पेश हो रहा हूं इलेक्शन कमीशन सामने, मैंने बाकायदा प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायत सैकड़ों कह रहा हूं मैं कि सैकड़ों पड़ी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलें आसान हल कर देता हूं मैं, इसका बड़ा आसान कर रहे थे, इस पे एक इलेक्शन, इस पे एक जुडिशल कमीशन बना लेते हैं, सारी चीजें सामने आ जाएंगी कौम के सामने, कोई मुश्किल काम नहीं, डरना नहीं चाहिए। अगर वाकई ना हमने तो सारा इलेक्शन उस कवर किया है ना, यानी कितने लोग वोट डालने वाले थे, मैं आपको ऐसे से हल्के बता सकता हूं कि पूरे जब मैं विजिट किया वहां पर 3 से 4 वोट 10 यानी सैकड़ों वोटों में लोग ही नजर नहीं आ रहे थे। ये तो डर और खौफ इतना था कि इलेक्शन लड़ने के हवाले से इनके पास पोजीशन नहीं थी। अब बात बड़ी वाज़ेह है, अब यहाँ 3-4 चीजें बड़ी समझनी है। सर, एक मेरा सवाल, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आरटीएस इसलिए बिठा दिया गया था कि इमरान खान को सीटें ना मिले, तो सर आप लोगों की तो हुकूमत थी, आपको चाहिए था, आप भी जुडिशल कमीशन बनाए थे। भाई मैं बात फिर वही आ गई है ना कि वहां पर तादाद कितनी थी, जो बात कहना चाह रहा हूँ उसका सबूत आपको मैं दे देता हूँ। गालिबन यही स्टूडियो था, ख्वाजा आसिफ यहाँ आए जी जी, हमारी हुकूमत आ गई अगस्त 2018 में, अप्रैल 2019 में राब्ता हो गया, आपको डाउट रह गया, फिर उसमें डाउट इसलिए रह गया, फिर उसके बाद क्या नवंबर में आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब चले गए, फिर मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कह दिया, बिलावल भुट्टो ने क्या कह दिया। अब जो बात समझनी है आपके सामने ना, मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन क्या, जब इनकी दफा थी, इलेक्शन कमीशन ने ये काम किए थे, इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना वन लाया था, इलेक्शन कमीशन ने पार्टी बैन कर दी थी, इलेक्शन कमीशन ने प्रॉपर्टी फंडिंग वाला केस लेके आया था, इलेक्शन कमीशन डस्का के इलेक्शन से लेकर अब तक जितना मामला देख ले, जो इलेक्शन कमीशन का रोल है, और अभी देखें आज मैं इस पे पहले जरा 2018 पे तो बात कर लें। ये तारड़ साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब का बयान एक्चुअली कोट कर रहे हैं यहाँ पे, वो मेरे इंटरव्यू के अंदर ही उन्होंने मेरे प्रोग्राम में फरमाया था कि जी 2019 में जो है वो हमें ऑफर कर दी गई थी कि आप आके पंजाब की गवर्नमेंट ले लें। तो इनका वो जो पॉइंट है, इनका वो जो क्लेम है कि जनाब 2018 में तो आरटीएस इसलिए बैठा था ताकि इमरान खान की सीटें कम की जाएं, आप लोग कहते हैं आरटीएस इसलिए बैठा था कि आपकी सीटें कम की जाएं। ये क्या हुआ था जनाब तारड़ साहब? देखिए, कुछ चीज़ों का ना मैं अब क्या कहूँ कि आरटीएस क्यों बैठा था, उससे पहले हमारी पार्टी क्यों तोड़ी गई थी, हमारे लोगों को जहाज भर भर के बनी गाला ले जाके ज्वाइनिंग क्यों करवाई गई थी, जनूबी पंजाब महाज क्यों बनाया गया था, इमरान खान साहब बदतरीन धांधली के बावजूद भी, ख्वाजा साहब ने जो बात की वो क्या बात की, बदतरीन धांधली के बावजूद हम पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, मंसूर साहब जी, और मुझे नहीं पता बाकी जो उन्होंने बात की उसमें क्या हकीकत है क्या नहीं है। हमारी 130 सीटें थीं और तहरीक इंसाफ वाले 110 सीटों पे बैठे थे। तो ये देखें ना, इस बदतरीन धांधली के बावजूद हमारे लीडर को जेल भेजा गया, पनामा का केस बनाया गया, ये तो अभी इनको समझ आई है ना चीज़ों की। तो जब ये लोगों को जेल भिजवा रहे थे और लोगों के नाम दे रहे थे, किसने जीतना है, किसने हारना है, किसने जेल जाना है, लेकिन जेल में रखना है, तारड़ साहब यहाँ पे मान रहे हैं। नहीं, तारड़ साहब ये भी तो एग्जैक्टली जो आपने कहा, आपके लीडर को जेल भेजा गया, पनामा का केस बनाया गया, ये लोग भी यही कह रहे हैं कि हमारे लीडर को जेल भेजा गया और फॉरेन फंडिंग का केस बना दिया गया, तोशाखाना का केस बना दिया गया। वो बात तो फिर वही है ना, बड़ा फर्क है। अच्छा, नहीं देखे ना, नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया और डे टू डे ट्रायल करके उनको इलेक्शन से पहले जेल में बंद कर दिया गया। अच्छा, हमने तो अरबों रुपए के तोहफे नहीं बेचे थे ब्लैक मार्केट में, हमने तो अपनी जमात की फंडिंग बाहर से ममनुआ तरीकों से नहीं मंगवाई थी, हमने तो मलिक रियाज को 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल करके फायदा नहीं दिया था, ठीक, हमने तो करप्शन में जिस तरह इनके लोग मुलव्विस हैं, हमारे तो शफाफ तरीके से 2013 से 18 गवर्नमेंट चली थी। देखिए, अब अपने किए धरे पे दूसरों को दोष ना दें। हम तो अपीलों में गए हैं, हमें तो कोर्टों ने क्लियर किया है, हमारे केसेस सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, हाई कोर्ट्स में क्लियर हुए हैं।
टॉक शो पे बैठ के बात करना आसान है, जाए ना अपना मेरिट पे केस आर्ग्यू करें, कहें कि बुशरा बीबी ने और इमरान साहब ने अरबों रुपए के तोहफे ब्लैक मार्केट में नहीं बेचे, ग्राफ का वो हार आज तक नहीं मिल रहा। साइफर आपको किसने कहा था? साइफर पड़ा रहता ना मंसूर साहब, और ये झूठा बयानियां घड़ने के लिए उसको टीवी पे ना ले रहे कि ये है वो साइफर, अमेरिका मैं देख लूंगा। उसके बाद अमेरिका में अब लेटर्स लिख रहे हैं कि हमारी मदद करो। ये काम ना करें, अवाम को ना बेवकूफ बनाएं, ना बेवकूफ समझें कि पहले हम कोई गुलाम हैं और अब उनको लेटर लिख रहे हैं हमारी मदद करो। मैं लेट मी टेक अ ब्रेक। लेकिन ब्रेक के बाद आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से वहां पे सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए दोबारा 4 हलकों का जिक्र किया है। 10 साल के बाद दोबारा वो यही फरमा रहे हैं कि 4 हलके खोले जाएं। वो 4 हलके कौन से हैं और क्या मुस्लिम लीग नून उनको खोलने पे रजामंद होगी, बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक छोटा सा रिलीफ पेशावर हाईकोर्ट से भी मिला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि एक दिन का स्टे मिल गया है कि जनाब अभी स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो हलफ ना ले इन अराकीन से। इसके ऊपर मैं बात करता हूँ अभी डिटेल से, लेकिन उससे पहले 4 हलकों का जिक्र। अजहर साहब, आज इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया जी 4 हलके, दोबारा 10 साल के बाद उन्होंने कहा जी 4 हलके खोल दें। एक हलका है नूर आलम खान साहब का, एक हलका है नवाज शरीफ साहब का लाहौर से, एक हलका है ओन चौधरी साहब का, और एक हलका है इस्लामाबाद का कोई भी। इस्लामाबाद का कोई भी हलका खोल ले। सर ये रिस्की काम नहीं है? 4 हलके आप लोग पहले भी ये काम कर चुके हैं। तावड़ साहब ने अभी आपको बताया कि 4 हलके आपने पहले भी गए थे, वो कुछ भी साबित नहीं हुआ। देखिए मैं बड़ा आसान, मैं इसको ज़्यादा आसान कर देता हूँ। इन 4 हलकों में री इलेक्शन करा लेते हैं, छोड़ें, बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान बताना था। खोलने को छोड़ें, आप जीते हुए ना, चले एक वैसे ही पकड़ के ना एक इलेक्शन करवा के देख लेते हैं इन 4 हलकों में। मैं कहता हूं एक ही हलके में इलेक्शन आकर आके देख लें। इमरान खान साहब ने बड़ा सोच समझ के कहा है, और वजह क्या है, कल ये कहेंगे ना हमारी तो तकरीबन 180 सीटें हैं, और मैं रिकॉर्ड पे कैलकुलेटेड हमने निकाली हुई थी कि हमारी सीटें क्या होनी है। और ये मैं ये नहीं कह रहा, 7 तारीख को मैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बैठकर मैंने कहा था कि इतनी सीटें आनी है, और अब ये हमारा रब जानता है। आज भी आप इस बार चले छोड़ें, इसको रेफरेंडम करा लें, आप छोड़ें इस बात को। यानी आप वाकई चाहते हैं ना साहब, ये नहीं हो सकता ना, ये रेफरेंडम वगैरह किस तरह होता है, दोबारा री इलेक्शन करवा लेंगे? सवाल ये नहीं है, सवाल है कि आप चाहते हैं ना कि वाकई ही, यानी बातें कहने से नहीं होता मंसूर भाई, बात बड़ी सीरियस ही है। एवन फील्ड, ये बातें बड़ी की है ना जिसने, एवन फील्ड आप बता दें, जायदाद के सबूत हैं इनके पास, मनी ट्रेल है इनके पास? नहीं, आज भी नहीं है। वो तनख्वाह का तो इशू नहीं है, फिर यहाँ तक डे टू डे ट्रायल करते हैं। मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, उस वक्त इजाजुल हसन मॉनिटरिंग जज उनको फायदा दे गया। वो तो केस खत्म हो गया ना सर। देखिए वो कैसे खत्म हुए हर को पता है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, कहना मुश्किल काम है। इल्जाम लगता रहा उस्मान बुज़दार पे, पता नहीं है अलीम खान पे, आज कहाँ है सारे? यानी बहुत से लोगों पे इल्जाम लगा है। कौन सा को करप्शन का केस है? क्या करप्शन निकली? अल कादर यूनिवर्सिटी में क्या करप्शन निकली? वो 190 मिलियन, वो पैसा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। को पैसा इमरान खान घर लेके चला गया है। समझना जो है ना आपको कि यहाँ बैठ के कॉलो फेल में तजाद है खुदारा मुनाफकत। यानी इस मुल्क को जहां तक आप ले गए हैं ना, जिस तरह से इस मुल्क को चलने दे, जो आवाम चाह रही है, जो आवाम का वोट है, जो वोट को इज्जत का नारा लगाते थे, आज क्या है इनके पास? इनके पास है और बुरश है, उसके अलावा इनके पास क्या रह गया? और वो बेहतरीन करते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। चले मैं ताड़ साहब, ये सर इनका ब्लफ कॉल आउट करें सर। ये 4 हलकों का कह रहे हैं, खोल दे 4 हलके, बात ही खत्म हो जाएगी। ये जो बयानियां बना रहे ठुस हो जाएगा सर। मंसूर साहब एक तो चलें, ये जो और इस तरह की बातें हैं, ये अजहर सदीक साहब ने जहाँ परवरिश हासिल की है, जहाँ तरबियत हासिल की है, ये बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को। मैं इस पे मजीद कमेंट नहीं करूँगा, मगर जहाँ से इनको शोहरत मिली, जहाँ से इन्होंने नाम बनाया, मैं आई लीव इट एट दैट एंड मैं अवाम को इसका जज बनाना चाहता हूँ। लाहौर में हर बंदे को पता है, ये बातें यहाँ पे बैठ के ना करें। आप मेहरबानी करें, अपने गिरबान में झांकें। गिरबान का झांकने आजकल कलमा पढ़ के कहोगे तुम कहाँ बैठते हो? उमर रसीदा क्यों क्या करना चाहते हो? कलमा पढ़ के कहो ना ये तुम्हारा कहाँ जाना होता है, कहाँ उठना बैठना होता है, कौम को पता चले ना। बेहतरीन मुलाजमत कहाँ की है? ना मैं आपकी बारी में बोला, ना मैं आपकी बारी में इल्जाम लगाने से पहले गिरबान में झांक अपने ले लें पहले। हम तो आपसे काम भी सीखते हैं, अदालतों में आपको देखते रहे हैं। इस तरह की लैंग्वेज और लहजा इस्तेमाल ना करें। नहीं तो और कैसा लहजा इस्तेमाल करें? गिरबान में अपने जांगो, आप यहाँ उठते बैठते हो, हरे को पता है।
चले हर को अंदाजा है एक दूसरे कि का आजकल कहाँ ना गेट नंबर 4 पे कौन जाता है, क्या अच्छा करता है। चले वापस टॉपिक पे आते हैं जी, टॉपिक पे बात करते हैं। तार साहब टॉपिक पे बात करते हैं, लेट्स लीव दिस जी। देखिए मेरी जहाँ पे प्रैक्टिस रही है, जहाँ चेंबर रहा है, सारों को पता है। आप अपने माजी पे सिर्फ नजर डाल लीजिए, आपने गलत जबान इस्तेमाल की, मैंने सिर्फ आपको आईना दिखाया है। नहीं और ये आईना मेरा क्या right है दिखाया कि आपने? मैं एक आप मौजूद अंदाज में- कलमा खा के कहना, पढ़े कलमा और बताएं, आप नहीं जाते 4 आप नंबर गेट अपनी के। बात पे चलें, बोल बताएं ना दीजिएगा जरा कौन आप को, अपनी सर, बात पे पता लगेगा। बोलिएगा। मैं आज तक नहीं गया। अजीब बात कर रहे हैं आप कलमा यार। पढ़ लेना जरा, आप ना करें ऐसे कलमा पढ़ ले, अपना- नहीं मिलना आप- जुलना लोगों से। आप नहीं एक सीनियर नहीं, किसी आदमी को हैं। कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं आप- सर, छोड़े आप एक टॉपिक बैठ पे आ कर जाइए। झूठ बोलते हैं, टॉपिक पे यानी आ आज जाइए। उनके सर पे बैठ के आप घूमते एक कर रहे हैं और सीनियर बातें करते ये हैं। आपको सर, याद है टॉपिक पे। मंसूर साहब, सर आपको याद है ये कुरान ले आए थे बीच में कि मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा, फिर ये पाकिस्तान नहीं आए थे ना करें ना। मैं आप एक आया हूं, सीनियर बिल्कुल आया आदमी हूं, हैं। आपके सामने थोड़ी बैठा हूं, ज़बान आज भी लहजा बैठा अपना हूं। देख लिया करें। मैंने जो वो कहा था सच जिस- साबित जो- हुआ जो कि डेट नवाज शरीफ आपने वज़ीर आज़म कही नहीं थी, बनेगा। आप नहीं आए मैंने थे। कहा था डील के साथ आया है, वो भी जिस हुआ। डेट पे जिस आपने तो कहा था नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा। ओ मैंने कहा था आपने डील के साथ कसम खा आएगा, के कहा डील के था, साथ आया, मैं मालूम भी की अपना थी। फेल है। मैंने कहा था मैं क्या कर सकता हूं। आपने चले वो मैंने अब कहा आप था वज़ीर बाद आज़म नहीं में- बनेगा, नहीं वज़ीर आज़म बना, क्यों नहीं बना मंसूर वज़ीर, साहब, बनाओ ना उसको मंसूर वज़ीर साहब, आप आज़म। ऐसा कीजिए, मैं सर- मंसूर साहब आप ऐसा जी, जी, कीजिए, जी। आप ऐसा कीजिए, मेरा टाइम इनको दे दें तो नहीं, मैं नहीं। किसी और दिन आ जाऊंगा आपके नहीं पास। नहीं सर, आप जैसे हम मुझे हुक्म वापस टॉपिक करेंगे, पे आते हैं सर। आप टॉपिक कर लें, इनसे कर पे लें। ये सर अब कोई एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेगा। तार साहब बात कंप्लीट कीजिए, लेट्स कम बैक आप अगर देखिए ना, मैं तो इनको एक दफा भी इंटरप्ट नहीं किया। बस जी, नहीं आप कोई भी अगर नहीं मैं करेगा चाहूं जी। तो फिर मैं ये बोल नहीं सकेंगे नहीं पूरा नहीं शो। नहीं ये नहीं, मैं आप दोनों आपसे काबिल शर्त लगा एहतराम, लेता हूं, ये पूरा आप शो दोनों मुझे बोल के काबिल दिखा एहतराम दें। वकला हैं, दोनों काबिल एहतराम। आप प्लीज टॉपिक पे वापस आ जाइए। 4 हलकों के बारे में बात हो रही, तार साहब उस पर कमेंट कीजिएगा। देखिए मैं बात ये कर रहा हूं कि ट्राइब्यूनल जब हाई कोर्ट के जजेस का है, आपने 4 हलकों के लिए भी हाई कोर्ट के जजेस के पास जाना है। इनको आदत पड़ गई है प्रोसीजर छोड़ के तो दूसरा प्रोसीजर अडॉप्ट करने की। ठीक। कोई ना कोई राह फरार, कोई ना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई ना कोई मामला जो कानून से और आइन से हटके हो, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और आपने जाना है ट्राइब्यूनल में जाएं और वहां पे बकायदा आवाम को आके बाहर बताएं कि जी ये फॉर्म 45 है हमारे, ये फॉर्म 47 है, ये इसका फर्क है और जज साहब हमारी बात नहीं मान रहे, आके बताएं। ठीक। फबिया बिस्मिल्लाह जरूर करें आके। मगर ये शोर शराबा करने से और कहने से जी 4 हल्के खोल दो, तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। लेकिन ताड़ साहब 2013 में, ताड़ साहब 2013 में भी द स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम एग्जैक्टली 4 कंस्टिट्यूंसीज। वो 2014 में सर जाके 126 दिन का धरना हो गया, सारा कुछ हो गया। फिर आपने ही फरमाया कि जनाब चीन के सदर ने आना था, उनका सदर का दौरा जो है वो मौखर हो गया। वी सॉ ऑल दैट, पूरे मुल्क ने सब कुछ देखा। तो सर वो खुदा न खास्ता 1 साल के बाद फिर कोई धरना हो, फिर इस्लामाबाद को जो है वो बंद करना पड़ जाए, बेहतर नहीं है सर इसको, मुसीबत को अभी ख़त्म कर दें? नहीं, कोई आप देखें मईशत किसी नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हाँ, कतन ये दोबारा से सैबोटाज करने की, पार्लियामेंट पे हमला करने की, आग लगाने की, पीटीवी को तोड़ने की, सुप्रीम कोर्ट के जंगले पे कपड़े सुखाने की, ये इजाजत कतन नहीं दी जाएगी मंसूर साहब। इजाजत नहीं दी अडॉप्ट जाएगी। करें, जाएं ट्राइब्यूनल के अंदर अपना केस आर्ग्यू करें। बिल्कुल, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं। अच्छा, देयर बी नो परमिशन टू डिसरप्ट द बिजनेस। देखिए गवर्नमेंट के दफ्तर है यहाँ पे, हाँ। आपने रास्ता रोका, पूरी मिनिस्ट्रियां बंद रही। 4 हल्कों का जवाब अब IMF से नेगोशिएशन चलनी है, हाँ। महंगाई का, बेरोजगारी का खात्मा होना है, इकोनॉमिक सिचुएशन को हैंडल करना है। तो आपने जो करना है कानूनी रास्ता इख्तियार करें, पुरअमन तरीका इख्तियार करें, ट्राइब्यूनल में जाएं, अपना केस आर्ग्यू करें। ये प्रेशर टैक्टिक्स नहीं चलेंगे। अच्छा, ये हमने वैसे ये हफ्ते को भी देखा कि हफ्ते को भी आप लोगों ने लाहौर में गिरफ्तारियां वगैरह पंजाब गवर्नमेंट ने की वहाँ पे। तो अब क्या पंजाब में एहतजाज की इजाज़त नहीं है? क्योंकि इन्होंने अब इतवार की भी कॉल दी हुई है एहतजाज की, तो क्या अब पंजाब में आप नहीं अलाउ करेंगे किसी को एहतजाज करना? बिल्कुल, पुरअमन एहतजाज की जरूर इजाजत है। ठीक है, मगर आप वो वीडियोस निकाल के देखें, जब जमान पार्क से लोग लिबर्टी चौक आए थे, अस्करी टावर को आग लगाने के बाद वो कहाँ गए थे, और तब भी उन्होंने यही कहा था कि हम पुरअमन एहतजाज करने आ रहे हैं। अच्छा, और उन खवातीन की भी लैंग्वेज सुनिएगा जिन्होंने बड़ी बड़ी गालियां दी थी वहां पे। जी। और उसके बाद फिर हसान न्याजी साहब ने कोर कमांडर की वर्दी के साथ जो किया था, और इमरान खान साहब की बहनें भी वहां मौजूद थीं, और फिर जो आग लगाई गई थी, तो इन्होंने तो उन वर्कर्स का भी ध्यान नहीं ना किया जिनसे इन्होंने आग लगवाई, जिनके जहन इन्होंने जहर आलूद किए, जिनको इस काम पे उकसाया। वो हाशिर खान बेचारा एक नौजवान है, उसकी लीगल पैरवी भी इन्होंने नहीं की। उसके बाद होता है ना बंदा कितने को लोगों सिस्टम को सफर सजाएं होगी करता अब तक? है। इन्होंने कहा हमारे वर्कर ही नहीं है, उनको मंसूर है, मुझे भी टाइम दे दे, मैं यार जवाब आप दे बात दूंगा। करने देंगे तो सदीक जी, साहब, जी। या आपको किसी ने सिखाई नहीं तमीज कि आप नहीं, 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 मतलब नहीं, अपनी नहीं, बारी नहीं, पे बात करने यार, नहीं, नहीं, मतलब तार क्या साहब, हो गया आपकी आप बात इतना कंप्लीट क्या, इतनी क्या बेसब्री है। तार साहब बात कंप्लीट नहीं, जब झूठ मैं बोलेगा ये मैं कह तो रहा हूं बर्दाश्त कर कि सकता वो हूं, झूठ मुकदमे मेरे में चल आदत रहे है हैं, ये। जी। वो मुकदमे चल रहे हैं,
नहीं तो बर्दाश्त से बाहर हो गए, चले जाओ। नहीं, कितनी सजाएं दे दी आप लोगों ने, ये बताएं ना आप। तो बात ये है कि वो मुकदमे चल रहे हैं। हाँ, तो जब चलेंगे, जब सजाएं होंगी फिर कर लेना जो मर्जी बात है। ठीक है इन्होंने जी इन्होंने कहा कि हमें गोली क्यों नहीं मारी गई, हमें डंडे क्यों नहीं मारे गए, हमारे पे शेल क्यों नहीं बरसाए गए, हमें रोका क्यों नहीं गया, ये जस्टिफिकेशन पेश किया। मैं मंसूर पे जवाब दे दूं। मैं एक्चुअली यही मैं कह रहा था कि सर ये आप लोगों की हिस्ट्री की वजह से जो है ना वो कह रहे हैं कि जी हम किस तरह अलाउ करते हैं। मंसूर भाई बताएं मुझे नई हुकूमत आ गई है, निगरान हुकूमत का, यानी पहले थी निगरान हुकूमत PDM 1, उसके बाद सॉरी PDM 1 थी, फिर निगरान हुकूमत आई PDM हाफ, अब PDM 2 है। यानी अब पूरी कंटिन्यूशन है, IG वही है, चीफ सेक्रेटरी वही है, सारे का सारा स्टाफ वही है। यानी अब क्या मजाक बना रहे हैं, यानी इस मुल्क में जमहूरियत है, ये छोड़ दें। मैं 9 मई के बुरबुर मुजम्मत की बार बार करते हैं कि भाई जाकर सजाएं दिलवाएं ना। जब सजा दिलवा देंगे, जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बता देंगे कि ये लोग थे, ये कोलैबोरेटर थे, अभी तक बात ही कोई नहीं है। कल सर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का ऐलान आया है, उन्होंने कहा 9 मई वालों को कोई नहीं छोड़ा जाएगा। मेरी बात सुने, कौन कह रहा है? हम कब हमको भीख मांग रहे हैं? हमने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जिन्होंने 9 मई में किया करें, लेकिन अभी तक किया क्या आपने? आपने 9 मई के हवाले से कितने लोगों को सजाएं दे दी हैं, कितने लोगों का ट्रायल कर लिया आप लोगों ने? साहब का एक जुमला क्या कहा तारड़ साहब उन्होंने, आप क्या कोट कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा था कि ये कह रहे हैं हमने कौन सा मिन्नत की है, तो आज इमरान खान साहब की मिन्नत वाला बयान सामने आ गया, इनको पढ़ा दे जरा। नहीं, वो क्या कहा है? फौज के खिलाफ नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं कि पूरी कौम आप इस तरह आप क्या कि आप अलूर कर देंगे कि फौज के खिलाफ है? बिल्कुल, किसने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है? खुदारा ये मत करें बात जो हम तो कह रहे हैं। हम तो जुडिशल कमीशन का कई दफा कह रहे हैं के हवाले से बार कह रहे हैं, मुझे बता दें, ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप हवा में इल्जाम लगा दें। कह रहे हैं आप आदिल राजा साहब से मिले, वो फिर वही बात है, लानत है उस इंसान के ऊपर। किसके? कभी नहीं मिले, जिसने आदिल राजा से जाकर मिला है, लानत है उस आदमी पे। अच्छा, लानत है उस आदमी पे। मैं कलमा भी पढ़ दूंगा तुम्हारे। मैं भागने वाला नहीं हूँ। नहीं तारड़ साहब वो नहीं मिले, मैं भागने वाला नहीं हूँ। नहीं तारड़ साहब वो कह रहे हैं मैं नहीं मिला। मंसूर भाई लंदन में मिलते रहे हैं, ये डर गए हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि 2 आदमियों के बारे में, आदिल राजा और हैदर मेहदी के बारे में मैं बड़ी वजूक से कहता हूं। देखिए भी उनका मैं नहीं मानता उनका वसूख। आप क्या कहते हैं बताइए? सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। उन्होंने लोगों को मिसलीड किया है, ये हकीकत है। यानी मैं नहीं समझता कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ना चाहती है। कह रहे हैं आपकी पार्टी उनके पीछे। वो देखिए मैं फिर बताना चलूं, चंद कोई लोग हमने ठेका तो लिया हर एक आदमी का, हमने किसी छोड़ दे इस बात को, ये अच्छा नहीं लगता इस बात को करते हुए। अगर आया तो पकड़ के लाते, आज चले आप पकड़ के लाने जाके उन लोगों को ले आए, पकड़ के रोका है आप लोगों को। आपकी हुकूमत है, रोका है किसी ने, लेकिन आप ये कहना जो है ना, ये अब रुकना चाहिए। देखिए मैं बताऊं, आप लंदन में नहीं मिले उनसे? ओहो, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा। व्हाई शुड आई? मुझे पता है मैं यानी वो जो नुक्ता नजर रखते हैं, मैं कौन ज़ई शऊर आदमी जो है पाकिस्तान में उसको मानता होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बात जो समझने वाली बात है ना, मौका पूरा था इनके पास, अभी भी मौका पूरा है। 9 मई में जाएं, किसने रोका है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाबंदी लगा सकते थे, सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अगर आप कर सकते थे, कुछ तो किया नहीं। कोई निगरान हुकूमत अभी तो आई है उनकी हुकूमत, उन्होंने छोड़ दें वो निगरान को। मैं आपको कैबिनेट भी नहीं बनी, वो निगरान तारड़ साहब ने PDM हाफ थी या PDM 2 है। असल बात जो है ना मंसूर भाई, हम बातों में तरफ आ गए। मैं जो अब बैठा हुआ ना, आज मैं इसको चैलेंज करने लगा हूं फिर से। हाँ, आर्टिकल 63 में कहते थे रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया, आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी उनको छोड़ के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को छोड़ के बाकी से सियासी जमातों को दे दे। एक मेंबर ने भी कहा है कि जब तक आइन में 51 में तरमीम नहीं होती और 106 में तरमीम नहीं होती है, सीटें नहीं दी जा सकती। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने रीराइटिंग ऑफ द क्वेश्चन के अलावा, अगर मुझसे पूछते हैं, उन्होंने आइन में तरमीम कर दी है। उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये चैलेंज है इस हवाले से, ये बताएं ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है? ये तारड़ साहब, ये बेसिकली पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो स्टे आया है सर, ये उसका जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो आपकी सीटें दोबारा आपके हाथ से चली जाएंगी सर? नहीं, देखें ये हो नहीं सकता ना मंसूर साहब, उसका एक प्रोसीजर है। आप कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में शेयर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक सीट भी नहीं है नेशनल असेंबली में जी। और आर्टिकल 51 ये बताइएगा कहां लिखा है कि आर्टिकल 51 में इन्होंने एक करके सर, एक मंसूर साहब, अगर आप मुझे इजाजत दे दें, मेरा ख्याल है इस तरह शो शायद ना हो सके। साहब मैं इनको शायद पता नहीं, आप बोलिए तारड़ साहब, मैं आपसे कह रहा हूं। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि लिस्टेड देने का एक टाइम था, शेड्यूल था कि जिन लोगों ने कागजात नामजदगी दाखिल कराने थे। उसमें एक असूल ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी खवातीन और अक़लियतों के मेंबरों की लिस्टें पब्लिसाइज करनी होती हैं ताकि वोटर अपनी चॉइस उसके मुताबिक कर सके। वो टाइम भी गुजर गया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मौजूद नहीं थी।
इस वक्त नई लिस्ट नहीं दी जा सकती क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक भी एमएनए नहीं था। आजाद अरकान ने वो पार्टी ज्वाइन करनी होती जो फ्लोर ऑफ द हाउस मौजूद हो। अच्छा। वो तो हामिद रजा साहब ने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा, तो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक ये सीटें तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जा ही नहीं सकती। अच्छा, मैं एक तारड़ साहब, ये कंफर्म बात है कि एक्चुअली वो जमात जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है उसे सीटें नहीं मिल सकती? इज दिस क्लियर बाय लॉ? इट्स क्लियर सर, ये लिस्ट उन्होंने देनी थी ना, इट्स क्लियर, इन्होंने लिस्ट देनी थी टाइम से पहले। जी। कानून कहता है कि इजाफी लिस्ट दी जा सकती है। अच्छा। अगर कोई मेंबर फौत हो या लिस्ट आपकी एग्जॉस्ट हो गई हो या कोई रिजाइन कर जाए, नई लिस्ट इस वक्त नहीं दी जा सकती। लिस्ट लगाने का, उम्मीदवार के कागज जमा कराने का एक टाइम है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अप्लाई नहीं किया, फ्लोर ऑफ द हाउस। अजहर साहब से इसका जवाब ले। इसका मैं आसान लफ्जों में समझा दूं। अब ये बैठ के ना, अब रोटी को चोची तो कोई कह नहीं सकता, अब हम बेवकूफ तो बन नहीं सकते हैं ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कैंडिडेट थे कागजात जमा कराए, बाकायदा डेक्लेरेशन दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। इन्होंने इलेक्शन सिंबल ले लिया, इन्होंने कहा आप लड़ नहीं सकते, इन्होंने कहा आप आज़ाद लड़ेंगे। फिर क्या हुआ? 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन का फैसला आया कि एक सियासी जमात से जब आप इस्तीफा नहीं देंगे दूसरी में जा नहीं सकते। आपको याद है, नजरियाती के हवाले से आए, हम बाकायदा लेकर गए लिस्ट दाखिल करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट ली। जो ये कह रहे हैं ना कि हमारी कमजोरी है, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात को फिर सामने रखते हुए। फिर आगे चलें, आप इससे आगे चलते हैं। सलमान रजा एक पिटीशन लेके आए लाहौर हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि जनाब हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूं, फॉर्म 33 में लिखा जाए। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया कि नहीं ले सकते, आप आजाद लड़ेंगे। अब आजाद लड़ने के बाद, अब जरा बात को समझिएगा, आजाद लड़ गए। आजाद लड़ने के बाद आगे कहा जी 3 दिन के अंदर सियासी जमात ज्वाइन करनी है। वो कह रहे हैं सर जो जमात मौजूद ही नहीं है असेंबली के अंदर। सर मैं इसका जवाब दे रहा हूं, आर्टिकल 51 पढ़े ना। ये सेक्शन 104 की तरफ जाना चाह रहे हैं, सेक्शन 104 और रूल 94 चैलेंज कर दिया है। यानी आपके आर्टिकल 17 कहता है कि पार्टी को एक्चुअली डिसबैंड कर दिया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया है। ये सिर्फ खाली एक इंतखाबी निशान लेने से, यानी यहां तो तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होना चाहिए कि एक सियासी जमात के और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। अब जो मामला जो कोर्टों के अंदर है, बेफिक्र रहेगा, ये सीटें हमारे अलावा किसी को नहीं जा सकती हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया, मैं यही कह रहा हूं, ये रीराइटिंग कहां लिखा है कि हमारी सीटें जो हैं वो किसी तीसरी सियासी जमात को दे दी जाए। तारड़ साहब की जी, तारड़ साहब बताइए इसका जवाब दें सर। सर ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है, ये ऐसी पार्टी ज्वाइन कौन सा आर्टिकल है? बीएनपी मैंगल कर लेते, जेयूआईएफ कर लेते। आर्टिकल 5160 में कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज लिखा है, रेड विद सेक्शन 104 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017। क्योंकि आइन में लिखा है कि वो कानून के मुताबिक होगा। आइन में रेफरेंस कानून का दिया हुआ है, आइन की शिक क्लियर है। इनको किस कानून के तहत दे दें? ना लिस्टें जमा कराई, ना कागज जमा कराए, ना पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, ना उस पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो ये अगर जिद पे अड़े हुए हैं तो ये अपनी असेंबली बना लें बाहर कोई और। वैसे ये सारा कुछ वैसे एक सवाल आता है कि ये सारा कुछ इलेक्शन से पहले क्यों नहीं किया? ओहो, मेरी बात सुने मंसूर भाई, मैं आपका तारीखी तौर बताने लगा हूं। जिमनी इलेक्शन था, हमारी कई लोटे बन गए, तो हमारी जो है ना वो खवातीन भी चली गई। अब लिस्ट में हमारे मुताबिक आनी थी। उस वक्त भी आके ना ताज लड़का था, जनाब ये सीटें हमारी हैं। क्या किया? मैं एक आपको वाकया कोट करूं, ये तारड़ साहब को शायद याद होगा। तारड़ साहब 2018 के इलेक्शन से पहले आप लोगों ने खवातीन की लिस्ट जमा करवाई थी पंजाब असेंबली की। उसके अंदर ज़ईम कादरी साहब की बेगम का नाम भी शामिल था। लिस्ट जमा कराने के बाद ज़ईम कादरी साहब जो है वो पलट गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ, लेकिन मुस्लिम लीग नून उस खातून का नाम नहीं निकलवा सकी और वो अल्टीमेटली फिर एमपीए बनी थी। ऐसा ही है ना तारड़ साहब? निकलवा सकी, मेंबर बनी थी। मैं बताने लगा हूं, तो वो कोई तब्दीली नहीं हो सकी। नहीं, मैं जो बताना चाह रहा हूं ना कि लिस्ट दी हमारी कैंडिडेट जो है ना वो लोटा हो गई। तो क्या हुआ? हमें मिलनी थी सीट, वो सीट ना मिली। इलेक्शन कमीशन, कोर्ट कहां से आ गया? ट्रिब्यूनल कहां से? ये कौन होता है ताइन का आर्टिकल 51 की तशरीह करने वाला? ज़ैनब उमैर के नाम से मैंने केस लड़ा है, पीएलडी 2022 लाहौर, मैंने वो केस लड़ा है। और वहां जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। ये कौन होता है बैठ के सीटों को बैठ के डिसाइड करने वाला? इसका क्या ताल्लुक है? नहीं सर, वो तो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं ना, उन्होंने तो नहीं फैसला। मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं, मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं। यहां भी याद रखिएगा, वो सर वो बाइंड कर रहे हैं ऐसी मैं तो इलेक्शन कमीशन कह रहा हूं, मेरे को अलग कर। हाँ, वो अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन अगर किसी के साथ मिला हुआ है, अपना ज्वाइंट है,
हैंड इन ग्लव्स किसके साथ किए, तो वो एक अलग बात है। पहले ही- इन्हें तो पहले इलेक्शन फवाद कमीशन को चौधरी डिफेंड भी माफी नहीं करना मांगी, चाहिए, इमरान खान ने इलेक्शन माफी कमीशन मांगी, डिफेंड तो करे हो बैठेगा। जाएगी। वो कह रहे हैं पहले भी तो फवाद इनका चौधरी, नोटिस आ इमरान जाएगा, खान साहब माफी आपके मांग 2 चुके लीडर हैं। माफी ओ, मांग मैं चुके हैं। फिर बताता चलूं आपको, माफी मांग चुके एक हैं, और तौहीन अदालत अदालत माफी मांग चुका है तौहीन इलेक्शन इलेक्शन कमीशन। कमीशन मैं का फिर बताता चलूं आपको, जेन में रखिएगा, आइन की तशरीह करना इलेक्शन कमीशन का काम ही कोई नहीं है। ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, 3 जजमेंटें मौजूद हैं। ज़ैनब उमैर का केस किसी ने नहीं पढ़ा, मैंने वो लड़ा और उसमें आकर कहा है कोर्ट ने। लेकिन इलेक्शन कमीशन किस बुनियाद पे तशरीह करता फिर रहा है? क्या कोर्ट है, क्या ट्राइब्यूनल है? नहीं है। ये काम हाई कोर्ट के जजेस का है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है, उन्होंने करना है। और मामला ऑलरेडी मैं चैलेंज कर चुका हूं, लाहौर हाई कोर्ट भी मैं लेकर आ गया हूं, सेक्शन 104 और रूल 94, ये अल्ट्रा वायरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अज़ीज़ सिद्दीक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सारे मेहमान काबिल एहतराम होते हैं, बस कभी बहस मुबाहिसे में गर्मी सर्दी हो जाती है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। बस मैं यही कह सकता हूँ, अपना कुछ नहीं कह सकता। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।